नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से होंगे। धीरे धीरे अभी साल का आखिरी महीने का जो राशिफल है वो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं और बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, जिस तरह का प्यार आपने दिया है, जिस तरह का सपोर्ट आपसे मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अगली साल आने वाली है, 2021 आने वाली है, तो उसका जो राशिफल है वो भी लेकर मैं आऊँगा और एक तरह से आशा करता हूँ कि आपकी जो नई साल होगी, जो नई साल लेकर आएगी, वो जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी समाचार लेकर आए। हालांकि बता देना चाहता हूँ कि किस्मत के साथ साथ पराक्रम का बहुत महत्व है। अगर किसी ने भी सफलता हासिल की है, अगर कोई भी बहुत बड़े मुकाम पे गया है, तो सबसे पहली बात वो उस फील्ड में गया है जहाँ उसका दिल लगता है, जहाँ उसका मन लगता है, क्योंकि तभी वो बहुत मेहनत कर पाएगा। और दूसरा ये है कि अगर बाय चांस ऐसी जगह आ भी गया है कि जो उसका उतना मन नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो फिर उसने उस काम से मोहब्बत की है, मेहनत की है और रास्ते ढूंढे हैं, हार नहीं मानी है और आगे बढ़ा है। तब वो बोलते हैं ना कि जो अपनी सहायता करता है तो ईश्वर भी उसकी सहायता करता है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं कुंडली के साथ साथ। ज्योतिष को आप अकेले नहीं पढ़ सकते, ना ही ज्योतिष से अकेले पढ़कर आप उसका लाभ ले सकते हैं। अगर ज्योतिष का आपको लाभ लेना है तो आपको वेद, उपनिषद, पुराण, विवेकानंद, वो महान लोग, उनकी बातें, उनको सिर्फ पढ़ना ही नहीं, जीवन में उतारना होगा। तभी आप उसका सही मतलब ले पाएंगे, तभी आप उसका असली फ़ायदा उठा पाएंगे। खैर, हम बात करेंगे दिसंबर के महीने में मीन राशि के लिए क्या लेकर आए हैं ग्रह, नक्षत्र, क्या वो बताते हैं जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, किन बातों का ख्याल हम रख सकते हैं और किन बातों का ख्याल रखकर हम इस महीने का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो अगर हम आपकी कुंडली को देखते हैं तो देखिए इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। ये पहला भाव है, उसी में मंगल है। अगर आपकी मीन राशि है तो तब भी और मीन लग्न है तब भी। राशि और लग्न में यही अंतर है, राशि 2.5 दिन तक रहती है, लग्न 2-2.5 घंटे तक रहता है। और सूर्य से जो लोग देखते हैं तो सूर्य तो 1 महीने तक रहता है। इसीलिए चंद्र कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है और लग्न कुंडली दोनों ही महत्वपूर्ण है और सूर्य कुंडली भी महत्वपूर्ण है, पर मेनली इनका ज़्यादा महत्व है। दोनों से ही देखना चाहिए। राशि आपके मन के आधार पर बताती है, दिल के आधार पर, गम और खुशी के आधार पर बताती है, और सूर्य बुद्धि के आधार पर बताते हैं, इंटेलेक्ट के आधार पर, विवेक के आधार पर बताते हैं। माफ़ कीजिएगा, सूर्य नहीं, लग्न। लग्न और सूर्य जो है वो सोल, आत्मा के लेवल पर दिखाते हैं। तो जहाँ तक हिंदूज की बात है, जहाँ तक आप सनातन धर्म ज्योतिष की बात करते हैं, तो लग्न कुंडली को ज़्यादा महत्व है। उसके बराबर सा ही महत्व चंद्र कुंडली को है। कभी कभी चंद्र कुंडली भारी हो जाती है, कभी कभी लग्न, मोस्टली लग्न कुंडली ज़्यादा भारी रहती है। रिजल्ट की बात है, कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है, या फिर कंफर्मेशन के थ्रू कौन से ट्रांजिट रिजल्ट ज़्यादा आ रहे हैं वो ज़्यादा देंगे, पर नॉर्मली दोनों से ही देखते हैं। तो आपकी कुंडली को देखें तो पहले भाव में मंगल है, जो कि धन भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है। तो धन भाव के स्वामी का भाग्य भाव के स्वामी का लग्न में आना महत्वपूर्ण है, अच्छा है। लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। लग्न होता है आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया, लोग आपको कैसे देखते हैं, आप किसी परिस्थिति की तरफ आपका कैसा नज़रिया है। और जितने भी महान लोग हैं, जितने भी हुए हैं, सबने इस बात को माना है कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। एटीट्यूड मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपका नज़रिया आपकी परफॉर्मेंस को बदल देता है। अगर आप जोश के साथ हैं, हिम्मत के साथ हैं, तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। और अगर आप मन में ही डरे हुए हैं, आपको सेल्फ डाउट है, तो जो आप कर सकते थे ना, उसका भी 50% भी नहीं कर पाएंगे। हल्की सी कहानी है, वो इंडिया के वर्ल्ड कप के बाद की बात है।
वेस्ट इंडीज़ से जो इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद की बात है कि उसे जीतने के बाद, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ उस टाइम का राजा था, उस टाइम उसको हराना संभव था, पर वो किसी कारण से हार गया। तो उनके लिए तो एक तरह से यही रहा कि भाई वेस्ट इंडीज़ के लिए कि ये क्या हो गया, एक तुक्का लग गया शायद, इस तरह की घटना उनके लिए रही। तो इसलिए फिर वेस्ट इंडीज़ उसके बाद इंडिया खेलने आया और उन्होंने बहुत सारे मैच किए, वनडे, पहले टेस्ट मैच हुए, पहले वनडे हुए, फिर टेस्ट मैच हुए। तो जितने भी वनडे हुए, 7-6 हुए, जो भी हुए, सब के सब में उसने इंडिया को हरा दिया, एक तरह से प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक तुक्का था सिर्फ। उसके बाद टेस्ट मैच हुए, तो शुरू के टेस्ट मैच में भी इंडिया एक एक पारी से मतलब बहुत बुरी तरह हराया। फिर एक मैच की बात है जिसमें मैच होने वाला था, तो बोलते हैं कि कुछ साइकोलॉजिकल जो टीचर होते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, वो कराई गई। वेस्ट इंडीज़ वालों की भी हुई होगी, इंडिया वालों की भी हुई होगी। तो उसमें सुनील गावस्कर थे, तो उनको और पूरी टीम को बताया गया कि अगर उनकी तरफ बेस्ट बॉलर्स हैं, ये हैं, तो आपकी तरफ बेस्ट बैट्समैन हैं, जैसे कि सुनील गावस्कर, ये सब। तो उससे अगले दिन थोड़ा जोश था, थोड़ा अपने अंदर विश्वास था, अपॉर्चुनिटी उस सेशन के बाद। तो अगले दिन जब मैच शुरू हुआ तो सुनील गावस्कर ने माइकल मार्शल, जो बहुत फास्ट बॉलर थे, जैसे ही पहला ओवर आया, पहले ओवर में ही शायद 2 चौके मारे, गलत भी हो सकता हूँ, कुछ ऐसा। तो उसके बाद माइकल मार्शल ने कहा कि जब मेरी इतनी अच्छी बॉलों पर सुनील गावस्कर ने ये चौके मारे शुरू में, मैं समझ गया था कि आज के बाद हिंदुस्तान का जो क्रिकेट है वो बदल जाएगा। कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि टीम तो वही थी, और उसके बाद वास्तव में हिंदुस्तान का इतिहास बदला, और फिर धीरे धीरे इंडिया बेटर होता चला गया। तो एक एटीट्यूड, एक अंदर की जो भावना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो पहला घर दिखाता है। ये आपके इस महीने में नहीं, पूरी ज़िंदगी में काम आने वाली बात है, अगर आप उसको समझ पाएंगे, जीवन में उतारेंगे। और ये बातें मैं शामिल इसलिए करता हूँ कि सिर्फ कुंडली तो खैर वो तो है ही, पर कुंडली के साथ आपको अपना कर्म करना है, पराक्रम करना है, आगे बढ़ना है, और उसके लिए आपको अच्छी बुक्स पढ़नी है, उसके लिए आपको अच्छी चीज़ें ढूंढनी है, अपने जीवन में उतारनी है, वो उतना ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से अगर हम देखें, देखिए द्वितीय भाव में आपका कोई ग्रह नहीं है, तृतीय भाव में राहु है। तृतीय भाव में राहु का गोचर शुभ माना जाता है, पराक्रम को बढ़ाता है, हर तरह की सुख देता है, रोग ऋण शत्रु का विनाश करता है, और व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है। तृतीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, चतुर्थ भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, पंचम में भी कोई नहीं है, छठे में भी कोई नहीं है। सप्तम भाव में तुला राशि में शुक्र है, शुक्र यहाँ पर 11 तारीख तक रहने वाले हैं। 11 के बाद वो नवम भाव में वृश्चिक राशि में जाएंगे, जहाँ पर केतु, बुध और सूर्य हैं नवम भाव में, भाग्य भाव में। ये भाग्य का भाव है, गुरु का भाव है, टीचिंग का भाव है, और एक तरह से कह सकते हैं यात्राओं का भाव है, फिलॉसफी का भाव है, नियम कानून का भाव है। सूर्य यहाँ पर 15 तारीख तक रहेंगे, और बुध यहाँ पर आपके 17 तारीख तक रहेंगे। मतलब कि 15 तारीख के बाद सूर्य वृश्चिक से लेकर धनु में आएंगे, और बुध जो है 17 तारीख को आएंगे, आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। ये रहा 11वां भाव, इसमें आपके शनि है और गुरु हैं। गुरु आपके लग्न के मालिक हैं, शनि जो है एकादश भाव के मालिक होकर एकादश भाव में ही बैठे हैं, और 11वें भाव में शनि का गोचर भी बहुत शुभ माना गया है। बड़े लोगों की सहायता से, आपके फ्रेंड सर्किल की सहायता से, मित्रों की सहायता से, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी सहायता से आप बहुत तरक्की हासिल करते हैं, बढ़ते हैं, आपको अवार्ड्स वगैरह, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ये हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। 12वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, और उसका स्वामी एकादश भाव में है जो कि शनि है। तो हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। पहले ही भाव में जो मंगल है, देखिए भाव का मतलब होता है भावना, उस फील्ड के प्रति कैसी आपकी भावना है उसको हम इस तरह से देखते हैं। उसमें जो राशि होती है वो उस भाव की एनर्जी को दिखाती है। जैसे आपके प्रथम भाव में मीन राशि है, तो आपका जो एटीट्यूड है जिंदगी के प्रति बड़ा ही काल्पनिक है, इमोशनल है, आर्टिस्टिक है, और फेथ वाला है, हेल्पफुल है, आप इंट्यूटिव हैं बहुत ही। पर उसमें जो ग्रह आया हुआ है वो मंगल है। मंगल एक अग्नि ग्रह है, आग वाला ग्रह है, और एक पानी की राशि में, मीन राशि में, एक समुद्र राशि में आया हुआ है।
तो यहाँ पर मंगल अपने आप को डिसकंफर्टेबल फील तो जरूर करेंगे, पर उनके ही मित्र की राशि है, तो एक तरह की आपको इंट्यूटिवनेस देंगे चीज़ों में, आपको रियल एस्टेट वगैरह से लाभ कराएंगे, आपको यात्राओं के थ्रू लाभ कराएंगे, पिता के थ्रू, गुरुओं के थ्रू लाभ कराएंगे, पर थोड़ा सा कभी कभी जल्दबाजी ला सकते हैं, एग्रेशन ला सकते हैं थोड़ा सा, पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मीन में जो है मंगल की जो अग्नि है वो शांत होती है, बहुत तेज नहीं होती, पर थोड़ा सा एक्शन जो है उसे लेने में कठिनाई मतलब एनर्जी तो बहुत है, पर समझना कि क्या करें क्या ना करें, ये वाला थोड़ा सा केस मंगल यहाँ से करते हैं। मंगल यहाँ से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो आपकी जो पत्नी होंगी वो भी थोड़ा एग्रेसिव हो सकती हैं। आपके पति, प्रेयसी, प्रेमिका, प्रेमी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उनके बीच में थोड़ा सा टकराव से ज़्यादा थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने की चांसेस हैं। गुस्से का थोड़ा सा ख्याल रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। यहाँ पर मंगल की दृष्टि शुक्र पर है, अष्टम भाव में आपके 11 तारीख तक शुक्र पर मंगल की दृष्टि या मंगल पर शुक्र की दृष्टि जो है आकर्षण को बढ़ाती है, पति पत्नी के बीच भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण को बढ़ाती है। एक्चुअली शुक्र जो है वो सुंदरता को दिखाते हैं, भौतिक चीज़ों को दिखाते हैं, सुख भोग को दिखाते हैं, सुखों को दिखाते हैं। ऐसे में शुक्र का 11 तारीख तक अपनी ही राशि में अष्टम में होना शादी के थ्रू, रिलेशंस के थ्रू, फीमेल्स के थ्रू लक को दिखाता है, पैतृक संपत्ति को दिखाता है, इनहेरिटेंस को दिखाता है, किसी बड़े खजाने को मिलने को भी दिखाता है। अब ये खजाना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे हैं, आपकी कुंडली में अष्टम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, अष्टम भाव का स्वामी जो कि शुक्र ही है अच्छी जगह स्थित है, उसके साथ साथ पंचम की स्थिति अच्छी है और उनकी दशा महादशा है, तब ये शुक्र आपको अचानक मिलेगा बड़ा खजाना। ये सब चीज़ें अचानक होगी, धन प्राप्ति या कुछ इस तरह का हो सकता है। अब ये धन प्राप्ति जरूरी नहीं है कि पैसों में हो, डॉलर्स में हो, ये अचानक से किसी बड़ी उपलब्धि को दिखा सकता है, किसी बड़े घर में शादी को दिखा सकता है, किसी ऐसे पति पत्नी या फ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड से मिला सकता है जो वास्तव में किसी रॉयल फैमिली से या अच्छी फैमिली से, आपकी फैमिली से ऊपर से रिलेटेड हो। ये सारी बातें हो सकती हैं। मंगल की दृष्टियों के बाद अब अगर हम आ जाते हैं राहु पर, देखिए राहु यहाँ पर तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में जो राहु हैं वो जिस भी भाव से तीसरे, छठे, 10 में, 11 में है उनका अच्छा करेंगे। तो लग्न से अगर हम गिनते हैं तो 1 2 3 है, तीसरे में तो आप खुद की ऑरा में वृद्धि करेंगे, समाज में आपको इज्जत ज़्यादा दिलाएंगे, समाज में आपको फेम ज़्यादा दिलाएंगे, आपका जो एटीट्यूड होगा आप अंदर से खुद को कॉन्फिडेंस फील करेंगे और ओवरऑल आपके लिए अच्छे रहेंगे। अगर राहु की दशा महादशा है और आपकी कुंडली में राहु शुभ और स्ट्रॉन्ग है तो अचानक से तरक्की दे सकते हैं, आप रिस्क ले पाएंगे, आप कुछ ऐसा कर पाएंगे जिसकी उम्मीद नहीं की है, आप कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं अगर राहु आपकी कुंडली में शुभ हैं तो। छठे भाव, दसम भाव से अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 छठे हैं, तो पद प्रतिष्ठा ख्याति में वृद्धि, प्रमोशन राहु यहां से दिखा रहे हैं, मतलब राहु का गोचर आपके लिए अच्छा है। घर, गाड़ी, बंगला खरीदने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, उसे खरीदते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इस भाव से वो 12 हैं। मन में थोड़ी अशांति रखेंगे, कार्य बहुत होगा, चीज़ें बहुत आएंगी, पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी, पर कुछ ना कुछ दिल में लगा रहेगा। और माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए यहाँ पर, इस बात की यहाँ पर है। और हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखें, वाणी को थोड़ा संभाल के रखें क्योंकि अष्टम भाव से अगर हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 अष्टम है, तो अष्टम भाव आपके स्पाउस की वाणी का है, तो आप उनकी वाणी थोड़ी अजीब हो सकती है। अजीब मतलब कुछ ऐसा कहें जो आपको बुरा लगे, तो उससे तो कोई खास फर्क नहीं है, पर फिर जब आप भी बोलेंगे ना, प्रतिक्रिया जो आएगी तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो यही फ्री विल है कि जो होगा वो तो होगा ही, उसको आप अगर रिएक्ट कर जाएंगे अपनी नेचर के अकॉर्डिंग तो फिर वो हो जाएगा जो लिखा है एकदम। पर अगर आप उसको समझेंगे, एक पॉज लेंगे,
चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेके फिर रिएक्ट करेंगे, समझेंगे, उसके बाद आज की ना सोचकर 10 साल बाद की सोचेंगे, और सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में। क्योंकि जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, वास्तव में वो अपने बारे में ही सोचते हैं। यही सच है। अगर आप कंपैशन है, अगर दूसरों को आप कर रहे हैं, तो वो चीज़ें घूम कर आपके पास आएंगे ही आएंगे। आपने सुना होगा कर्म चक्र, जीवन चक्र, चक्र है, गोल है। जैसा करेंगे घूम के आपके पास ही आएगा, चाहे आप इधर फेंकें या आप उधर फेंकें। तो आप सही करते रहिए, अच्छा करते रहिए, और आपके लिए भी अच्छा होगा। पर इस चीज़ का मतलब ये भी नहीं है कि आप दिमाग से काम नहीं लेंगे, आप बुद्धिमानी से काम नहीं लेंगे। आप अच्छा करेंगे, आप सही करेंगे, और बुद्धिमानी के थ्रू करेंगे। आप ये नहीं मतलब निकाल सकते कि मेरे पास जो था मैंने सब दान कर दिया, कितना अच्छा काम किया, और अब मैं प्रॉब्लम में हूँ। तो यहाँ आपको सोचना है कि अगर आप सब दान कर देंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे। तो आपको दान तो करना है, पर दान करने के साथ साथ आप दान करते रहें। इसके लिए अपने को भी इस योग बना के रखना है ना, तभी तो आप दान कर पाएंगे। तो आप अपनी मस्तिष्क का यूज करें, अपनी बुद्धि का यूज करें, पहले काम करें, थोड़ा बहुत उसमें से दान भी करते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, चीज़ों को समझें, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करें। तो ये भी आपका, ये भी कर्म है कि आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं। आपका एक टाइम टेबल है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। आपकी जो शक्ति है वो अपनी शक्ति को बढ़ाने में है, ना कि दूसरों की आलोचना करने में। आपकी जो शक्ति है वो अपने लिए सॉल्यूशन निकालने में है, ना कि किसी को दूसरे को प्रॉब्लम में डाल के। क्योंकि अगर आपने किसी को प्रॉब्लम में डाला तो हो सकता है वो प्रॉब्लम में आए, और हो सकता है आप उसको नुकसान भी हो जाए उसका। पर कभी ना कभी फिर कोई आपको प्रॉब्लम में डालेगा। जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति डाले, पर वो बात घूम कर आप तक पहुंच जरूर जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु की जो यहाँ से दृष्टियां हैं, वो उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ से राहु की दृष्टियां देखें तो 1 2 3 4 5, देखिए सप्तम पर आ रही है। तो मतलब आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो पति हैं, आपकी जो पत्नी है, आपकी जो प्रेयसी हैं, प्रेमिका हैं। तो यहाँ पर दो बातें कहूँगा। एक तो ये कि आपको शादी के लिए राहु अच्छे हैं, शादी कराने के लिए अच्छे हैं, पर किससे? जो आपसे थोड़ा या तो लेवल में अलग हो, आपसे लैंग्वेज अलग हो, उसकी रिलीजन अलग हो, दूसरे देश का हो, या फिर आपकी दूसरी शादी हो, कुछ बड़ा डिफरेंस सा हो, उसके लिए तो अच्छे हैं। अगर शादी हो चुकी है तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं, छोटे भाइयों से, पड़ोसियों से, पति से, पत्नी से, पार्टनर से। राहु की जो सीधी दृष्टि है वो नवम भाव पर है। पिता के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, खास करके सूर्य यहाँ पर 15 तारीख तक है। 15 तारीख तक बॉसेस के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, यहाँ पर चाची और मौसी के साथ भी, क्योंकि बुध यहाँ पर रहने वाले हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। केतु है नवम में, तो आपका जो ध्यान जो होगा धर्म के प्रति काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, दूसरे धर्मों को भी जानने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पर खुद के गुरुओं का अपमान नहीं करना है, खुद की बातों को ये नहीं सोचना है कि भाई वहाँ पर वो कुछ, वहाँ पर कुछ अच्छा है। वो बोलते हैं ना कि दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी लगती है, बेटर लगती है, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। या बोलते हैं दूर के जो ढोल होते हैं वो हमेशा सुहावने लगते हैं, जब कान पे बजते हैं तो पता लगता है यार उससे तो अपने ही अच्छे थे। तो पहले सब समझ लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। धर्म के बारे में, गुरु के बारे में, टीचर के बारे में, ज्ञान के बारे में जल्दी में मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी है, तो जल्दी में व्यक्ति निर्णय ले सकता है। राहु की जो नवम दृष्टि है वो 11वें भाव पर है। आपको आपके फ्रेंड सर्कल से लाभ कराएगी। हालांकि बड़े भाई से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकती है। जितना लोग आपको जानेंगे, जितना आपका फेम होगा, जितना आपका कम्युनिकेशन होगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये सब बातें तब होंगी, एक तो राहु की दशा महादशा हो, राहु आपके अच्छे हों कुंडली में, तभी ऐसा रिजल्ट आ पाएगा। राहु अच्छा कैसे देखते हैं? एक तो ये होता है कि भाई 3 6 10 11 में राहु हो। दूसरा, राहु जिसकी राशि में हैं वो ग्रह अच्छे योगा में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, या फिर राहु जहाँ पर हैं वहाँ पर केंद्र त्रिकोण के स्वामी बैठे हुए हों, अच्छे शुभ स्थान पर हों और केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ हों।
खास करके केंद्र त्रिकोण में ही हो तो बेटर है, या फिर तीसरे भाव में, छठे भाव में भी, तीसरे, छठे, 11 में भी अच्छे होते हैं। और अगर केंद्र त्रिकोण में है और केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ हैं तो फिर एक राजयोगा में आ जाते हैं। उन पर या अच्छे ग्रहों की दृष्टियां हों तब भी, राहु का जो डिस्पोजिटर है वो अच्छी जगह हो तो राहु स्ट्रांग होंगे। इस तरह से हम देखते हैं। इसके बाद राहु के बाद हम शुक्र पर आए तो शुक्र हम बात कर चुके हैं, ये अच्छे घर से शादी करा सकता है, ये आपको अचानक से खजाना दिला सकता है, पैतृक धन की संपत्ति आपको दिला सकता है। छठे, 7वें भाव में राहु है तो आपकी अचानक से किसी अपने प्रेमी या प्रेमी से मुलाकात हो सकती है। हॉस्पिटल, जेल, अंडरग्राउंड कोई जगह, लिफ्ट और मेट्रो, कुछ इस अजीब तरह की कुछ गहरी अंदर जगह, वहाँ पर आपकी होने वाले पति पत्नी से मुलाकात होने के चांसेस बनते हैं। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इस तरह उसकी तरफ आपका, मृत्यु के बाद क्या है, मृत्यु संजीवनी क्या होती है, कुंडलिनी क्या है, माता दुर्गा के प्रति शुक्र बड़े जुड़े हुए हैं, माता लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं तो उन चीज़ों की तरफ व्यक्ति का ध्यान जा सकता है। ब्लैक मैजिक, ये सब, ज्योतिष आपने सुना होगा, भृगु संहिता, भृगु ज्योतिष, ये सब, भृगु नाड़ी, ये सब ये शुक्र से जुड़ा हुआ है तो इन सब चीज़ों की तरफ व्यक्ति का ध्यान जा सकता है। यहाँ शुक्र अपनी ही राशि में है, 3rd का स्वामी है और अष्टम में आ रहे हैं तो छोटे भाइयों से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, ये यहाँ पर बनता है। इसके साथ साथ अगर हम आते हैं 9वें भाव पर, जहाँ पर सूर्य, बुध और केतु हैं, यही जो शुक्र हैं, अब हम इनको देखा जाए तो आपकी पत्नी के दूसरे भाव में है तो आपका आपकी जो पत्नी है उनकी वाणी काफ़ी आर्टिस्टिक रहेगी, खूबसूरत रहेगी और उनके धन में वृद्धि होगी। ये जो शुक्र यहाँ पर है, वो इसी काम करते हैं तो उनके लिए अच्छा है। पिता की अगर हम बात करें तो उनका खर्चा तो होगा, उनकी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है, पर उनका फीमेल्स के थ्रू उनको जानने वाली जो फीमेल्स हैं वो उनकी चाहे बहन हो, पत्नी हो, माता हो या आपकी माता मतलब उनकी पत्नी वो हो, उनकी राय के थ्रू किसी तरह से फीमेल्स से उनको बड़ा लाभ हो सकता है। या फिर आर्ट, मीडिया, शुक्र रिलेटेड जो काम है, ब्रांडेड चीज़ें, वाइन्स हो गए, अच्छे कपड़ा हो गया, चमकती हुई चीज़ें हो गई, आपकी मीडिया हो गया, आर्टिस्ट हो गए, इस तरह का कुछ अगर उनका फील्ड है, डिजाइनर का कुछ है तो वो उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं या उन चीज़ों से उनको फायदा हो सकता है। अब अगर आए हम 9वें भाव पर, जहाँ पर सूर्य रहेंगे, बुध हैं, केतु हैं 15 तारीख तक, बुध और सूर्य जो है बाद में यहाँ पर आ जाएंगे, सूर्य 15 को, बुध 17 को, पर राहु की दृष्टि आ रही तो एक तरह से थोड़े से लगभग बहुत ज़्यादा अच्छी दृष्टियाँ नहीं है। तो देखिए, तो धर्म का पालन करते रहें, मर्यादा पर रहें, क्योंकि 9वां भाव धर्म को दिखाता है, मर्यादा को दिखाता है। प्रकृति के जो नियम है उनके साथ काम करें, उनसे अगेंस्ट न जाएं। पिता का ख्याल रखें, पिता जैसे लोगों का ख्याल रखें, अपनी कुल प्रतिष्ठा का, मान का ध्यान रखें, तो सब चीज़ें अच्छी रहेंगी, अच्छी रास्ते पर जाएंगी। बहुत कुछ आपके हाथ में होता है। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करे तस फल चाखा। जो जिसने करा है, जैसा किया है, उसको वैसा ही फल मिलता है और प्रभु भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और इस चीज़ का उन्होंने आकर प्रमाण दिया है कि वो खुद भी 14 साल का वनवास करने गए थे, जो कि नियति थी। चाहते तो नहीं जाते, दोनों ही चीज़ें मिलती हैं कि कर्म का फल तो वो खुद भी, जब वो आते हैं तो वो भी उसको भोगते हैं, जानबूझकर ही सही। दूसरा ये भी बताते हैं कि उसने ही उनको भगवान पुरुषोत्तम श्री राम बनाया। जो जंगल में हुआ उसी के लिए वो पुरुषोत्तम श्री राम बने। मतलब कठिनाइयाँ जो आती हैं तो अपॉर्चुनिटी लेकर आती हैं, पर अगर आप सही रास्ते पर चलते रहें तो वो आपकी बुराई के लिए नहीं आती। हालांकि कष्ट हो सकता है क्योंकि किसी कर्म का है, पर वहाँ अपॉर्चुनिटी होती हमेशा है। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं अच्छाई के लिए, दूसरों की, तो आपकी अच्छाई तो उसमें है ही। एक सेइंग है कि अगर आपको महान बनना है तो आपको बस यही जानना है कि किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएँ। मतलब आप जो काम कर रहे हैं अच्छाई के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुंच जाए। अगर पहुंच गया बहुत ज़्यादा लोगों पर तो आपको उसका इनपुट भी आएगा और वो एक अच्छा काम तो है ही, अच्छा हो ये ज़रूरी है। तो यही ध्यान रखना होता है। अपग्रेड योर सेल्फ, अपने आप को अपग्रेड करना होता है नॉलेज के थ्रू। जिस तरह हम खाना खाते हैं इसी तरह हमको अच्छी सोच, अच्छी बातें रोज़ और हमेशा सुनता रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तो कल ही सुना था, ये बात तो मुझे पता है। पता तो बहुतों को है, फॉलो कौन करता है?
और जब सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो फिर फॉलो भी करते हैं। और जब आप फॉलो करने लग जाते हैं तो बात फिर बहुत अच्छी बात है। फिर भी ये कहा गया है कि आपको अच्छा ज्ञान, बातें, किताबें हमेशा सुननी चाहिए, क्योंकि जैसे शरीर के लिए भोजन की ज़रूरत है, उसी तरह मस्तिष्क और मन के लिए भी भोजन की ज़रूरत है। अब हम देखिए, नवम भाव में आपके 15 तारीख के बाद सूर्य आएंगे, फिर बुध आएंगे। तो नवम भाव में जब सूर्य आएंगे, वो छठे भाव के स्वामी भी हैं। वैसे तो सूर्य का नवम भाव में गोचर अच्छा माना गया है, वो आपको पद प्रतिष्ठा आदि देता है, कार्य में उन्नति करता है। पर हालांकि चूंकि छठे भाव के स्वामी हैं, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकता है। रोग ऋण शत्रु का स्वामी छठे भाव में आ रहा है, तो कार्य का ट्रांसफर वगैरह भी करा सकता है। बुध की अगर बात करें तो बुध आपके लिए बाधक हैं और मारक भी हैं। जो द्वितीय स्वभाव राशियां होती हैं, उनमें सप्तम भाव का स्वामी बाधक होता है। जो चर राशियां होती हैं 1, 4, 7, 10, उसमें 11वें भाव का स्वामी बाधक होता है। जो स्थिर राशियां होती हैं 2, 5, 10, 11, उनमें नवम भाव का स्वामी बाधक होता है। तो चूंकि यहाँ पर ये द्विस्वभाव राशि है 3, 6, 9, 12, तो बुध यहाँ पर एक बाधक ग्रह हैं। और मारक इसलिए है कि दूसरे भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी मारक होता है। ऐसे में बुध का दशम में आना और सूर्य का दशम में आना तो अच्छा है, नॉट बैड, पर मेहनत के साथ, ट्राई करने के साथ, दिमाग लगाना होगा, प्लानिंग करनी होगी, बहुत ट्राई करेंगे हर तरफ से, फिर चीज़ें अच्छे रास्ते की तरफ जाएंगी। क्योंकि मेन ग्रह आपके सपोर्टिव हैं, मेन ग्रह आपके सपोर्टिव हैं। सबसे मेन क्या होते हैं? शनि तृतीय भाव में बहुत बढ़िया, राहु शनि 11वें भाव में, एकादश भाव में बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, राहु तृतीय भाव में बहुत बढ़िया, वंडरफुल, गुरु भी 11वें भाव में है। तो आपके जो मेन जो ग्रह हैं वो बहुत अच्छे हैं। पर हाँ, ये महीने में थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ा ट्राई करना होगा, पर ओवरऑल चीज़ें आपके लिए अच्छी बनती हुई नज़र आ रही हैं और बहुत अच्छा इस महीने का हॉरोस्कोप है भी। अब हम आ जाते हैं एकादश भाव पर, जिसमें आपके लिए अच्छे ही बातें हैं कि एक तो एकादश का स्वामी एकादश में है, जो 12th हाउस का स्वामी भी है। तो टूर टूरिज्म से, मल्टीनेशनल कंपनी से, विदेशों से और दूर के जो लोग हैं उनसे, आपके फ्रेंड सर्कल से, और कह सकते हैं कि आपकी मेहनत से, आपकी इमेजिनेशन से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मेहनत से इसलिए क्योंकि शनि है मालिक एकादश के, तो शनि मेहनत तो कराते ही हैं, थोड़ा सा वो उनका नेचर है, तो वो तो उसमें कहीं कंजूसी नहीं करनी। देखिए, अगर 1 सेकंड के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी जो आप काम अभी कर सकते हैं और आप उसको नहीं कर रहे हैं, तो आप आलस कर रहे हैं। और आलस्य को हमारे किसी भी ऋषि ने, किसी भी मुनि में, किसी भी वेद ने, किसी भी पुराण ने, किसी भी उपनिषद ने गुण तो नहीं कहा। तो आप ज्योतिष का अगर अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो आपको उपनिषद, वेद, पुराण, उनका पालन भी करना होगा, तभी आप उसका पूर्णतः रिजल्ट ले पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए, शनि की अगर हम बात करें तो उसकी दृष्टि जो है तृतीय भाव पर है, तो आप प्रैक्टिकल रहेंगे, मैच्योर रहेंगे, पर यहाँ पर मंगल हैं, थोड़ा सा रोकेंगे, सोचेंगे यार कल कर लेंगे, अब कुछ नहीं, अभी तो ऐसा है। पर आपको ऐसा सुनना नहीं, आपको अपने आप को अपग्रेड करता रहना है। अगर आप इस स्थिति में हैं कि आप काम, ऐसा आपको लगता है कि भाई ये काम तो अभी नहीं कर सकते, कोरोना है या कुछ भी ऐसा है, तो खुद को अपग्रेड कीजिए, कोई अच्छी लैंग्वेज सीखिए, कोई नई बात सीखिए, मेहनत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्लानिंग कीजिए, उसको कुछ ना कुछ करते रहना है आपको। क्योंकि जितनी मेहनत आप अपने ऊपर करेंगे ना, वो बहुत ज़रूरी है। काम पे जो मेहनत करते हैं उससे भी ज़्यादा आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, नई नई बातें सीखनी है, नया नया आपको डेवलप करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी सोशल साइट पर या किसी पर, जहाँ पर आपको कुछ मिलता है, जहाँ से आप कुछ सीखते हैं, उतना ही उसको तो देखें ज़रूर, और फालतू में उसमें टाइम वेस्ट ना करें। बहुत सारा टाइम अपने गोल की तरफ लगाएं, लक्ष्य की तरफ लगाएं, छोटी छोटी बातों पर नहीं। सारी एनर्जी आपकी अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी पॉजिटिव बातों पर होनी चाहिए। शनि की जो सीधी दृष्टि है वो भी पंचम पर है, तो मेहनत कराएंगे, आपको कंपटीशन वगैरह में विजय मिलेगी, पर मेहनत के साथ मिलेगी। और शनि की जो दशम दृष्टि है वो सप्तम, अष्टम, नवम जो है एकादश, अष्टम भाव पर है, तो अचानक से लाभ को दिखाता है,
अचानक से लाभ को दिखाता है, बड़े खजाने मिलने को दिखाता है। अच्छा, पति या पत्नी के थ्रू लाभ को दिखाता है, किसी बड़ी खानदान में शादी विवाह को दिखाता है। यहाँ से एकादश भाव का स्वामी एकादश में ही होता है तो किसी इच्छा पूर्ति को दिखाता है, चाहे वो आपके नन्ना परी आपके घर में आए या नन्ना बेबी आपके घर में आए, आपकी शादी हो या आपके जीवन में कोई आए, किसी इच्छा पूर्ति को दिखाता है। अब ये सब बातें कब हो पाएंगी? पहली बात तो शनि की दशा महादशा हो और शनि आपकी कुंडली में शुभ हो, अच्छे स्थान पर हो, शुभ ग्रह उनको देख रहे हो, उसके बाद इन चीज़ों की संभावनाएं बनती है। अगर वो कुंडली में शुभ नहीं है तो भले ही उनकी दशा महादशा हो तब भी उतना रिजल्ट नहीं आएगा, इस बात को याद रखना है। इसके बाद हम गुरु और शनि का जो कंबाइंड इफेक्ट देखें तो वो भी अच्छा है, क्योंकि देखिए नवम भाव का स्वामी और लग्न नवम राशि का स्वामी मतलब दसम भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और वो एकादश के साथ है। मतलब अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपने पराक्रम से, अपने बॉस से, अपने सीनियर से आपको लाभ हो सकता है, उनकी सहायता के थ्रू और अपने पराक्रम के थ्रू आपको अचानक लाभ हो सकता है, इस तरह की संभावना बनती है। ये एक तरह का धन योग है, एक तरह का लक्ष्मी योग है, एक तरह का ख्याति योग है जो बना हुआ है, जो अभी काफ़ी टाइम रहने वाला है। अगले 3-4 महीने तक जो हैं गुरु इनके साथ ही रहेंगे, और ये दोनों मिलकर जो पंचम को देख रहे हैं तो शेयर्स वगैरह में अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है उनके थ्रू अचानक लाभ कुछ हो सकता है। घर में बेबी आने की संभावना भी बनती है, पुत्र प्राप्ति की संभावना बनती है, प्यार अफेयर लव वगैरह उसकी भी बड़ी संभावना है, क्योंकि पंचम भाव प्यार अफेयर लव छोटा बच्चा इन सब को दिखाता है, प्रेजेंटेशन को दिखाता है, आपके पूर्व पुण्य की वजह से कुछ बड़ा काम हो इस चीज़ को भी ये भाव दिखाता है। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 तृतीय भाव पर है। पराक्रम को बढ़ाएगा, पराक्रम को बढ़ाएगा, मेहनत को बढ़ाएगा, लैंग्वेज बोलना, आपको वाणी का जितना उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा होगा। यात्रा कोई करा सकता है, आपका बड़ा भाई से आपके रिलेशन को सुधार करेगा, आपके जो सीनियर्स हैं उनसे रिलेशन में सुधार करेगा। गुरु की सीधी दृष्टि जो पंचम पर है वो शादी विवाह के लिए अच्छी है, प्रेम वगैरह के लिए अच्छी है, लव अफेयर्स वगैरह के लिए शुभ समय है, शादी वगैरह के लिए भी अच्छा समय है। यहाँ से गुरु की दृष्टि जो है सप्तम पर शादी के भाव पर ही पड़ रही है, पर ये सिर्फ शादी का भाव नहीं है, ये बिजनेस का भाव है, ये यात्राओं का भाव है, ये मास फेम का भाव है, ये सुख सुविधा का भाव है, ये घर गाड़ी बंगले के सुख का भी भाव है। तो उन सब चीज़ों के मिलने की जो है बड़ी बड़ी यहाँ पर योग बने हुए हैं। अब ऐसे में गुरु की दशा महादशा हो, गुरु आपकी कुंडली में स्थित हों, अच्छे भावों में स्थित हों, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हों, किसी अच्छे योग में हों, तब इन चीज़ों की बातें सत्य हो पाएंगी। इसके बाद हम जल्दी से इस महीने के थोड़े से जो त्यौहार हैं वो बता देते हैं। 30 तारीख की पूर्णिमा है। पूर्णिमा जो होती है, जिनका चंद्रमा थोड़ा सा कमज़ोर हो, मन कमज़ोर हो, उसके लिए बताया जाता है पूर्णिमा का व्रत। और अमावस्या 14 तारीख की है। किसी की कुंडली में पितृश्राप होता है, सूर्य रिफ्लेक्टेड होता है, राहु की दशा महादशा हो, राहु केतु की और अच्छी ना जा रही हो, तो अमावस्या का व्रत बहुत अच्छा माना गया है। एकादशी 11 तारीख की उत्तपना एकादशी है और 25 तारीख की मोक्षदा एकादशी है, जो नाम से ही दिखाती है मोक्ष प्राप्ति के लिए है। इसी दिन 25 तारीख को क्रिसमस भी है, तो आपको क्रिसमस की भी शुभकामनाएं। इसके साथ साथ गीता जयंती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन गीता का महाज्ञान दिया था, जो मोक्ष प्राप्त कराने में, इस संसार में विजय प्राप्त कराने में, मन में सेटिस्फैक्शन शांति के साथ आगे बढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कोई उसको समझ पाता है तो। इसीलिए कई बार पढ़ना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, हर एक उपदेश को पढ़ के सोचना चाहिए, उस पर मेडिटेशन करना चाहिए कि आखिर कृष्ण कहना क्या चाहते हैं। इसके बाद प्रदोष व्रत है आपका 12 तारीख को, 27 तारीख को, 13 तारीख की भोलेनाथ की शिवरात्रि है। तो भोलेनाथ तो हैं ही ज्ञान स्वरूप, शिव वास्तव में ईश्वर ही है, ईश्वर वास्तव में शिव ही है, इस तरह से समझना चाहिए। शिव का नाम ही वो है जो शुभ हो, जो ऑस्पिशियस हो, तो ईश्वर की वो डायमेंशन जो शुभ है, जो ऑस्पिशियस है, वही शिव है। और संक्रांति 15 तारीख की है, संकष्टी भगवान श्री गणेश की चतुर्थी कह सकते हैं, वो 3 तारीख की है। तो ये थे इस महीने के त्यौहार। मुझे आशा है कि आपको जो इस महीने का जो राशिफल है पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा।
तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। सो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जल्द ही आने वाला है इस साल का, नए साल का क्या रहेगा, एक बड़ी पिक्चर। फिर उसके साथ साथ हम हर महीने तो देखेंगे, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।